तो ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो कि एक जाबाज योद्धा है। नाम है इसका युदू, लेकिन कहानी में हम आगे इसे वांग चन के नाम से जानेंगे। इस कैरेक्टर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज तक तुमने जितने भी हरफन मौला कैरेक्टर्स देखे हैं ना दोंगा वर्ल्ड में, चाहे वो बीटीटीएच का शाओयान, रेनेगेड इमोर्टल का वांग लिन, मेरा फेवरेट हाउ चन या फिर स्वॉलो स्टार का लू फेंग, इन सब की लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ने वाला है, जैसे कि हम तोबू यू या फिर वांग चन के नाम से जानने वाले हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल एक हीरो की तरह चल रही थी, लेकिन सडनली उसकी मुलाकात एक डिवाइन एम्परर से होती है, जो कि मरने से पहले उसकी मदद करते हैं और बदले में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए जाते हैं। लेकिन तोबू की ये जो जर्नी है वो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, जिसपे कदम कदम में बहुत बड़े बड़े खतरे छिपे हुए हैं, लेकिन वो इस खतरे को कैसे टैकल करते हुए आगे ऊंचाइयों तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बाय द एंड ऑफ द सीजन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमने आज तक जितने भी दोंगा देखी है ना, जो तुम्हारी फेवरेट लिस्ट में है, उनमें इस सीरीज का भी नाम अब शुमार होने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देर के अब इस सीरीज का आगाज करते हैं। सो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें समुद्र का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारी बोट्स जो है ट्रैवल कर रही थी, और इन्हीं में से एक बोट के ऊपर सवार एक बंदा अपने फादर से कहता है कि फादर, उस क्लाउडमैन ड्रैगन ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। मिराज सिटी के आसपास के इलाके में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उस अकेले ड्रैगन ने हमारे न जाने कितने लोगों को स्लॉटर कर दिया। अब बस बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अब हम उसे थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब यहाँ पे हमें उस लड़के के फादर को दिखाया जाता है, जो कि मिराज सिटी का लॉर्ड है, जिसका नाम कियाओ यू है। अब यहाँ उसकी बात सुनकर उसका फादर कहता है कि अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, तो फिर वो ड्रैगन इस बार भी यहाँ पे जरूर अपीयर होगा। जिस पे यहाँ उसका बेटा, जिसका नाम कियाओ चीयू है, वो कहने लगता है कि हाँ आप देख लेना, अगर इस बार ये मेरे सामने आता है ना, तो मैं इसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा, मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। चीयू तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, और ये मनी मन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि आज मैं फादर को साबित कर दूंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तेज और काफी खतरनाक सी आवाज इन्हें सुनाई देती है, जिसके चलते सभी लोग अपना काम छोड़ के सीधा इस आवाज को फॉलो करने लगते हैं। हमें यहाँ पर वही ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि इनके सामने से फ्लाई करते हुए इनके ऊपर मंडराना शुरू कर देता है। अब चीयू का फादर भी इसे देखकर समझ आता है कि उसका बेटा सच कह रहा था। तभी यहाँ पर इस ड्रैगन के ऊपर हम एक बंदे को भी देखते हैं, जो कि कौन है ये तुम्हें कहानी में आगे पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर उसका ये जो ड्रैगन था, ये अपने मुंह से तेज प्रेशर में पानी को निकाल कर उन्हें हवा में ही फ्रीज कर देता था, जिसके चलते यहाँ पर तेज नुकीले और धारदार जो आइस क्रिस्टल्स है वो यहाँ पर शिप के ऊपर गिरने लगते हैं, और यहाँ पे शिप के ऊपर जो लोग थे इन्हें वो इंजर्ड करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो कोई भी उसके अटैक के चपेट में आता वो कम्प्लीटली यहाँ पे फ्रीज हो जाता। अब दूर से ही चीयू का फादर देख के कहने लगता है कि ये तो वाकई में एक पागल ड्रैगन है, जो कि असल में एक ब्लू विंग्ड सी बीस्ट है। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि चीयू कहने लगता है कि फादर एक बात बताइए, ये तो असल में वाटर ट्राइब का एक स्कैर्ड बीस्ट है ना, तो आखिर ये हमारी जगह पे क्या कर रहा है, इसे तो यहाँ पे मिराज सिटी के पानी में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगता है, पर तभी उसका फादर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शायद तुम भूल रहे हो कि ये असल में 10 ग्रेट डिवाइन बीस्ट में से एक है, और तुम इसका सामना अकेले नहीं कर सकते, तुम पीछे रहो, तुम्हारा फादर सब कुछ हैंडल करेगा। ये कहते हुए वो निकालता है अपनी स्वॉर्ड को और सीधा इस वाटर ड्रैगन को निपटाने के लिए वो आगे बढ़ जाता है, और अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर तानते हुए कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे चीयू का फादर अपने स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैश अटैक उस पे करता है, लेकिन ये जो वाटर ड्रैगन था ये काफी जिद्दी था, वो फिर भी इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है, और अब चीयू का फादर आगे आगे और ये वाटर ड्रैगन उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर तेज दनादन हमले करता जाता है, लेकिन उसके हर एक अटैक से डॉज करते हुए वो ऐसे चेस कराते हुए यहाँ पे दूर ले जाने लगता है। लेकिन ये जो ड्रैगन था वो तो एक स्ट्राइक से ही इसे नीचे गिरा देता है, और वो सामने वाली शिप पे जा गिरता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बाकी के शिप्स में मौजूद लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर चीयू का फादर कहता है कि मैं अपने लोगों को ऐसे मरने नहीं दूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं निपटा सकता, मैं तो बस तब से खुद को होल्ड कर रहा था क्योंकि मैं एक डिवाइन बीस्ट को अपने हाथों से मारना नहीं चाहता, लेकिन अब लगता है कि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। ये कहते हुए वो सीधा अपनी थंडर स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के बिल्कुल सिर के ऊपर धसाना शुरू कर देता है, जिसके चलते उस ड्रैगन को इतना पेन होता है कि वो काउंटर अटैक भी उसके ऊपर कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि चीयू का फादर उतनी ऊंचाई से सीधा सामने वाली चट्टान के ऊपर जा गिरता है, जिसके बाद चीयू के फादर की ना सटक जाती है। और अब तुम एनिमेशन देखना, यहाँ वो बिल्कुल खून से लथपथ था और कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया, मेरे सब्र की भी एक सीमा थी और आज तुमने उसे लांग दिया है। अब तभी यहाँ पे उसका एक ब्लड ड्रॉप जमीन पे गिरता है, जिसके जरिए से वो अपनी एक ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करता है, जहाँ वो मैरियार्ड रिवाइंड्स नाम की टेक्निक को परफॉर्म करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक
फॉर्मेशन बनता है जिससे काफी पावरफुल वाइन्स बाहर निकलती है और इन सारी वाइन्स को वो ऑर्डर देता है और उनके जरिए से उस वाटर बीस्ट को जैसे वो ट्रैप करता है उसे जमीन पे ड्रैग करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तेरा खेल खत्म। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक इशारे से ही उस पूरे के पूरे वाटर ड्रैगन को जमीन पे घसीटते हुए ले आता है और फिर उससे कहने लगता है कि अब तू मरने वाला है। यहाँ वो जो ड्रैगन था वो काफी ज्यादा लाचार लग रहा था। वो यहाँ पे अपनी पूरी चीचाल लगाकर यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। अब वो एस्केप करने में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि लिटरली वो यहाँ पर उस वाइन के समेत जो सिटी लॉर्ड था उसे भी यहाँ से उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन सिटी लॉर्ड की भी सटक चुकी थी। वो अपने वाइन्स की जो ग्रिप थी उन्हें और ज्यादा टाइटली होल्ड करते हुए उस बीस्ट को यहाँ पे क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन काउंटर अटैक में वो बीस्ट जो है वो उसे ही इतना तगड़ा वाला इम्पैक्ट देती है अटैक के बाद कि जिसके चलते उसके वाइन्स ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाते हैं। और क्योंकि ये उसकी ब्लड आर्ट टेक्निक थी तो यहाँ पर जो बाप लेवल का बैकलैश इसे मिलता है कि मिराज सिटी का ओवरलॉर्ड ऑन द स्पॉट खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। ये देख कर चियू उसे कैसे रहा जाता, वो फादर कहते हुए चिल्लाता है, निकालता है वो अपनी फायर स्वॉर्ड को और चिल्ला के सीधा उस बीस्ट की तरफ मारता है। यहाँ पर उसका जो फायर स्वॉर्ड था ना वो किसी बुलेट की स्पीड से ज्यादा है और उस ड्रैगन से लग जाता है, जिसके चलते अब इस ड्रैगन का पूरा फोकस सीधा शिफ्ट हो जाता है उसी शिप के ऊपर जहाँ पर से चियू ने हमला किया था। लेकिन चियू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके जो विजुअल्स थे ये ब्लर होने लगते हैं, तो उसे नजर नहीं आ रहा था कि आखिर हमला किया तो किया किसने। और अब बस ये बिना कुछ देखे उस पूरे के पूरे शिप को ही जमाना शुरू कर देता है, जो देखकर चियू पैनिक कर जाता है। लेकिन तभी उसका फादर इंजर्ड सिचुएशन में आगे आता है और कहता है कि खबरदार, जब तूने मेरे बेटे को हर्ट करने का सोचा मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहते हुए एक बाप की फ्रस्ट्रेशन उसकी ताकत बन के हमें उभरती हुई नजर आती है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को ले आता है, पानी को चीरते हुए घुमा के अपनी स्वॉर्ड से इतना तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है कि एक सिंगल स्ट्राइक सीधा जाती है और उस वाटर ड्रैगन के सर को धड़ से अलग कर देती है। और जब मैं कहती हूँ ना कि मक्खन एनिमेशन, तो मेरा मतलब एग्जैक्टली ऐसे सीन से होता है जहाँ फ्रेम बाय फ्रेम हर एक चीज बहुत स्मूथली नजर आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन था जिसका धड़ अलग हो चुका था सर से, वो यहाँ पर सीधा पानी के अंदर जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ जो सिटी लॉर्ड था जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, यहाँ पर अब वो भी अपने लोगों के पास आ जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग उसे सहारा देते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर, ये जो सी ड्रैगन बीस्ट है ना ये असल में वाटर ट्राइब से बिलोंग करता है, जिसका मतलब हमने इस वाटर बीस्ट को मार के ना एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दी है। वाटर ट्राइब तो इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देने वाला, वाटर क्लैन हर हाल में इसका बदला जरूर लेगा, जिसका मतलब ये इनकी सोची समझी साजिश है। अब यहाँ पे मिराज सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि मैं जानता हूँ वो लोग जानबूझ के मुझे और मेरे बेटे को यहाँ पर टारगेट करने के लिए आए, ताकि मैं इसे मार के इनके लिए एक एक्सक्यूज को पैदा कर दूं कि जिसके जरिए से ये लोग इस इंसिडेंट का सहारा लेते हुए ये हमारे साथ वॉर करें। तभी यहाँ पे चियू कहने लगता है कि अगर हमारे डिवाइन एम्परर आज हमारे साथ होते ना तो इन लोगों की कभी भी ये हिम्मत नहीं होती कि ये ऐसे ही रेकलेसली एक्ट करें। काश हमारे डिवाइन एम्परर कभी हमसे दूर होते ही ना, तो वाटर ट्राइब को भी हम दिखा देते कि इनकी औकात क्या है। जिस पर उसका फादर कहने लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत है उस बड़ी तबाही की जो कि पूरे के पूरे 5 क्लैंस को अपनी चपेट में लेने वाली है। जिसके बाद वो भी थोड़ा अफसोस करता है और कहने लगता है कि डिवाइन एम्परर आखिर आप कहाँ चले गए और न जाने अब हमारे इस ग्रेट वाइल्डरनेस का क्या होगा। अब गाइज यहाँ पे मैं तुम लोगों को इस द ग्रेट वाइल्डरनेस के बारे में थोड़ी चीजें बता देती हूँ ताकि कहानी को आगे और अच्छे समझने में तुम्हें थोड़ी और आसानी हो। सो होमीज, असल में ये जो द ग्रेट वाइल्डरनेस है ये असल में 5 मेजर क्लैंस का घर है जिन्हें की द ग्रेट 5 क्लैंस कहा जाता है। अभी यहाँ पे द ग्रेट वाइल्डरनेस के अंदर 5 बड़े बड़े क्लैंस के साथ 400 से ज्यादा बहुत ही बड़ी बड़ी सिटीज भी आती हैं। अब यहाँ के लोग जो थे ना वो आपस में काफी ज्यादा लड़ा झगड़ा करते थे, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिर चाहे वो सिटीज हो या फिर क्लैंस हो, लोग बस एक दूसरे को अपने फायदे के लिए हंट किया करते थे। यहाँ पे बस कमजोरों के ऊपर जो ताकतवर लोग है वो लोग राज किया करते थे और कोई रूल कोई भी चीज नहीं थी। और तभी इन्हीं के बीच में एक बंदा अपीयर होता है जिसके पास असल में 5 एलिमेंट्स की भी पावर थी और उसी ने इस पूरे के पूरे इलाके को कॉन्कर किया और उसे सन ऑफ हेवन का टाइटल भी दिया गया और लोग उसे सन ऑफ हेवन के नाम से भी जानने लगे। और आगे चल के वो इस पूरे जगह का डिवाइन एम्परर बना जो कि 5 ग्रेट क्लैंस को लीड करता था। लोग उसके आगे एक लफ्ज नहीं कह पाते थे और जब तक उसका राज चलता रहा लोग शांति से रहा करते थे। लेकिन जब उसका दौर चल रहा था तो ठीक 50 साल बाद डिवाइन एम्परर शेनलोंग है उसने सिटी को छोड़ दिया और अगले 100 सालों तक उसका कोई भी नामो
निशान तक नहीं मिला कि आखिर डिवाइन एम्परर गए तो गए कहाँ। वो इस वक्त जिंदा भी है या नहीं, इसका भी किसी को नहीं पता। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि प्रोबेबली एक ओल्ड मैन है और वो खांसते हुए कहने लगता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। पर तभी उसकी हालत बिगड़ने लगती है तो वो यहाँ पर लोटस पोजीशन में बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और यहाँ 5 एलिमेंट्स की हल्की फुल्की ऑरा को ऑब्जॉर्व करते हुए खुद को हील करने लगता है और कहता है कि मैं भी 200 सालों से वापस नहीं गया, या फिर मैं ये कहूँ कि शायद यही मेरी किस्मत है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही द ग्रेट वाइल्डरनेस के डिवाइन एम्परर शेन लॉन्ग है। अब यहाँ पे वो मुस्कुरा रहे थे कि तभी यहाँ पर उन्हें एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है और जहाँ एक लड़का भाग रहा था और उसके पीछे काफी सारे बीस्ट पड़े हुए थे और वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा कर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी जान छोड़ दो यार, एक छोटी सी तो चीज ही ली है, बच्चे की जान लोगे क्या। अब यहाँ इन बीस्ट के साथ काफी टाइम तक टेंपल रन खेलने के बाद उछलते कूदते डॉज करते हुए ये काफी दूर निकल जाता है, लेकिन ये बीस्ट इतनी आसानी से इसका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। हाँ जी, इसी के साथ फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है जिसका नाम तुवा ये है, जो कि एक फ्री कल्टीवेटर है और जो कि ग्रेट वाइल्डरनेस में यहाँ वहाँ बस एक्सप्लोर करता रहे। और आज इसका पाला कुछ ऐसे बीस्ट से पड़ चुका है जो कि फिलहाल इसे अपने डिनर बनाने की तैयारी में है। अब यहाँ पे दौड़ते दौड़ते वो खाई से भी जंप लगा देता है और अगले ही पल हम वापस से तोबू को देखते हैं जो कि यहाँ पर मोगली की तरह उछलते कूदते फाइनली सेफ जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन पीछे ये जो बीस्ट उसका पीछा कर रहे थे वो एक के बाद दे दनादन पानी में जा गिरते हैं। जो देखा यहाँ पे तोबू कहता है कि देखा मैंने तुमसे बोला था कि मेरा पीछा मत करो क्योंकि मुझसे जो टकराएगा पानी में वो डूब जाएगा। पर तभी पानी से एक बीस्ट बाहर आते साथ ही सीधा इसके मुंह पे एक जोर का पंच दे मारता है जिसके चलते तोबू पानी में गिर पड़ता है कि तभी पीछे से वो जो बीस्ट था वो सीधा आते साथ ही उसके पीठ में एक जोर की दुलत्ती मारता है और ऐसे किक मारता है कि तोबू को वो फ्लाइंग जेट बना देता है और तोबू सीधा उसी निंजी माउंटेन के पास जा गिरता है जहाँ डिवाइन एम्परर मौजूद थे। और तभी वो कहने लगता है कि ब्रदर की प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हारे आसपास के इलाके से बिल्कुल नहीं गुजरूंगा। अब तभी यहाँ पे डिवाइन एम्परर की नजर तोबू पे जाती है और उसे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है और वो पलक झपकते ही उसकी सारी इंजरीज को हील कर देता है और यहाँ थोड़ी सी एनर्जी उसकी बॉडी में डालता है जिसके चलते वो पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। अभी यहाँ डिवाइन एम्परर को देखते साथ ही जो तोबू है वो उसे ओल्ड इमॉर्टल कहते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि आपका बहुत शुक्रिया। जिस पे डिवाइन एम्परर कहता है कि वैसे मेरा नाम ना शेन लॉन्ग है, मैं कोई ओल्ड इमॉर्टल नहीं हूँ। जो सुनकर तो वो भी हंसता है और कहने लगता है कि फिर तो आप कोई बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस हीलर हो गए है ना। ये कहते हुए वो किसी छोटे बच्चे की तरह उनके सामने आके बैठ जाता है। अब यहाँ उसकी बातें सुनकर डिवाइन एम्परर को भी हंसी आ जाती है और वो कहने लगता है कि वैसे बच्चे एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे तो वो कहने लगता है कि वैसे तो मेरा नाम तोबा ये है लेकिन लोग मुझे ज्यादातर तोबू या फिर वांगचन कह के बुलाते हैं और हाँ मुझे हेवन एंड अर्थ में पाला है और ये जो साउथर्न माउंटेन बॉर्डर है ना यही मेरा घर है और मैं यहीं से आया हूँ। अब यहाँ पे डिवाइन एम्परर कहने लगता है कि वैसे इतने कम उम्र में तुम इस पूरी दुनिया को अकेले एक्सप्लोर कर रहे हो, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, ये कोई आम बात है। जिस पे तोबू भी बहुत प्राउडली कहता है कि हाँ ना मुझे आगे चलकर एक वेंडरिंग हीरो बनना है, एक ऐसा हीरो जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को अकेले एक्सप्लोर करेगा। ये सुनकर यहाँ पे डिवाइन एम्परर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर एक बात बताओ आखिर एक वेंडरिंग हीरो होता कैसा है। जिस पे तोबू बताने लगता है कि नेचुरली ये लोग ना अपने बनाए रास्ते को फॉलो करते हैं और इनके पास पियरलेस मार्शल आर्ट्स टेक्निक होती है जिनकी ऑरा से ही ना आसपास के लोग थर थर कांपने लगे, जिनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही कमाल का होता है। ये बड़े बड़े टोले शोले एक बहुत बड़ा सा बीस्ट जिसके ऊपर वो ट्रैवल करे और जिसे कि सभी लोग एडमायर करे, ऐसा होता है एक वेंडरिंग हीरो है ना। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर डिवाइन एम्परर को बहुत हंसी आती है और वो कहने लगता है कि तुम बड़े मजाकिया हो, इसी बात पे चलो अपना हाथ आगे करो। अब जैसे ही वो उसकी नस को चेक करते हैं ना तो यहाँ पर उन्हें कुछ फील होता है और वो मन ही मन कहने लगते हैं कि क्या इसके पास इतनी यूनिक 5 एलिमेंट वाली बॉडी है। द ग्रेट वाइल्डरनेस में कुछ ही ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो कि बीते हजारों सालों में एक दो बार अपीयर हुए हैं जो कि 5 एलिमेंट बॉडी को पोजेस करते हैं। और जरा किस्मत का खेल तो देखो, आज मैं किस्मत से उसी लड़के से मिला हूँ जो कि मेरी तरह ही सेम 5 एलिमेंट की बॉडी को पोजेस करता है। अब तभी यहाँ पर डिवाइन एम्परर एक गहरी सांस लेते हैं। यहाँ पे तोबू को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था आखिर इन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि जिसके चलते ये इतने कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशंस बना रहे हैं। अब तभी यहाँ पे डिवाइन एम्परर कहते हैं कि बच्चे मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम शायद इसके लिए मान जाओ। जिस पे वो कहने लगता है कि सीनियर आपके मन में जो भी है आप मुझे बता सकते हो। अब तभी डिवाइन एम्परर बताते हैं कि असल में मेरी एक बहुत ही खास तलवार जो कि एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है वो असल में इस माउंटेन क्लिफ से उस झील में जा गिरी है और काफी गहराइयों में है। तो बताओ क्या तुम उसे मेरे लिए ला सकते हो। जो सुनकर तो वो कहने लगता है कि क्या पानी की गहराइयों में। अब यहाँ पे उसे याद आ जाता है कि अभी हाल ही में उसके साथ क्या हुआ और कहता है कि आपकी रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे
अभी भी दर्द हो रहा है। जिस पे डिवाइन एम्बर अपने पास से एक पिल को निकालने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो पिल तुम देख रहे हो इसे मैंने हाल ही में रिफाइन किया है। अगर तुम्हें जरा भी खतरा महसूस होता है ना तो तुम इसे ले सकते हो, ये तुम्हारी जान बचाने में मदद जरूर करेगा। अब जिसके चलते तो वो मान जाता है और वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है। अब यहाँ पे जैसे वो पानी के अंदर जाता है तो जो फ्लाइंग ऑक्स थे ना वो यहाँ इसके पीछे पड़ जाते हैं, जो देखकर तो वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। और जब वो चलते चलते एक पिलर के पास पहुंच जाता है जिसके ऊपर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट लिखे हुए थे, लेकिन वो जो फ्लाइंग ऑक्स था ना वो लगातार उसका पीछा करता रहता है कि तभी यहाँ पे हम एक व्हाइट ड्रैगन डियर को देखते हैं जो कि पानी के अंदर ही मौजूद था और वो तोबू को देखे जा रहा था जिसके पीछे की वो फ्लाइंग ऑक्स पड़ा हुआ था। अब तभी यहाँ पर तोबू के सामने यहाँ पे ये व्हाइट ड्रैगन डियर आ जाता है जिसके पैरों में चेन्स भी बंधी हुई थी और तभी तोबू नोटिस करता है कि वो जो स्वॉर्ड है वो तो समय यहीं पे मौजूद है। अब जिसके चलते तोबू इस डियर का शुक्रिया अदा करता है और तभी वो सीधा स्वॉर्ड को लेने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस दौरान बाकी के बीस्ट आकर उस डियर के ऊपर हमला कर देते हैं और वो अकेले इनसे डील करता है। और तभी वो लोग इसे घेर लेते हैं और वो चिल्लाते हुए तोबू को आवाज देता है, जिसके चलते तोबू पकड़ता है स्वॉर्ड को और कहने लगता है कि मुझे हर हाल में इसकी मदद करनी होगी। लेकिन ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा टफ थी, तोबू से तो ये हिलाई तक नहीं जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पे उसे और ज्यादा पैनिक होने लगता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी यहाँ पे उसे पिल का ख्याल आता है जिसे निकालते साथ ही वो उसे स्वॉलो करता है और तभी हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर इंटेंस अमाउंट में एनर्जी आने लगती है। अचानक से आसपास के सराउंडिंग में जितनी भी 5 एलिमेंट्स की पावर थी ना जो कि नेचर के अंदर छिपी हुई थी वो सभी एक साथ तोबू के बॉडी के अंदर जाने लगती है और तो वो पूरी ताकत के साथ उस तलवार को खींचना शुरू कर देता है और जैसे 5 एलिमेंट की ताकत उस तलवार के अंदर जाती है अगले ही पल यहाँ पे वो स्वॉर्ड बाहर निकल जाती है और यहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जो कि आसपास की एक चौकोर जगह को कवर कर लेता है जिसके हर एक कोने में एक फॉर्मेशन सेट था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी के इलाके में भी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था और ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल चीज है जिसे कि बचाने के लिए यहाँ पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन का यूज किया गया है। अब तो वो यहाँ पे जैसे ही तलवार को बाहर निकालता है तभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से एक तेज ब्राइट लाइट इमिट होती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और अगले ही पल यहाँ पे 5 कलर्ड क्लाउड्स दिखाई देते हैं जिसे देखकर डिवाइन एम्पर समझ जाते हैं कि ये वही फेटेड चाइल्ड है जिसकी तलाश वो इतने परसों से करते आ रहे हैं। और यहाँ पे उसकी इतनी कमाल के पोटेंशियल को देखकर तो इवन की डिवाइन एम्पर भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि एक टीनेज के अंदर इतने कमाल के पोटेंशियल को देखा जाना बहुत ही ज्यादा रेयर है। यहाँ पे तभी डिवाइन एम्पर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि फाइनली मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। इस दौरान हम तोबू को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हो रही थी जिसके चलते यहाँ पर सारे बीस्ट का ध्यान उस पर जाता है और तभी तोबू अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे एक्सपेंड कराते हुए कहने लगता है कि तुम लोग अभी कभी उसे छोड़ के चले जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। और तभी जैसे वो अपनी तलवार को चलाता है यहाँ पर उसकी तलवार इस हद तक एक्सपेंड कर जाती है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी कि आसपास की ये जो 4 पिलर्स थे ना यहाँ पर वो इन्हें भी काट देता है, जिसके चलते सारा मलबा यहाँ के जो बीस्ट थे उनके ऊपर जा गिरता है और वो सभी लोग उन पिलर्स के मलबे के नीचे दब जाते हैं। अब तभी जैसे ही पिलर्स टूटते हैं तो यहाँ पर जो जंजीरें थी वो अचानक से एक एक करके चटकने लगती हैं और तभी वो जो डियर था वो भी आजाद हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन डियर जैसे ही तोबू की तरफ देखती है तो यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड बीच से टूट जाती है, उसकी बॉडी अनकॉन्शियस होकर पानी के अंदर गहराई की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी वो जो डियर था वो सबसे पहले उसकी स्वॉर्ड और तोबू दोनों को पकड़ते साथ ही यहाँ से दूर ले जाती है और पानी के बाहर लाते साथ ही तोबू को यहाँ पे होश आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यार उसने तो सीनियर की स्वॉर्ड को तोड़ दिया है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब ये जो ड्रैगन डियर था वो तोबू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे लिक करने लगती है, जिसके चलते तोबू भी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें पानी के अंदर किसने ट्रैप किया था और तुम इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे? और तभी यहाँ पे तोबू को ख्याल आता है कि उसे सबसे पहले सीनियर को जाके इस तलवार के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर उसने जरा भी देरी की तो शायद सीनियर को लग सकता है कि मैं मर चुका हूँ। अब तभी वो यहाँ पे उनके पास पहुँच जाता है जहाँ तो उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड को सीधा उसके सामने ले जाके रख देता है और माफी भी मांगने लगता है। अब जैसे ही डिवाइन एम्पर अपनी स्वॉर्ड को देखते हैं तो उनके फोरहेड पर एक थंडरस एनर्जी गैदर होने लगती है, जिसके इम्पैक्ट से वो खून की उल्टियां करने लगते हैं और ये देखकर तोबू से रहा नहीं जाता और वो कहने लगता है कि सीनियर आखिर आपको क्या हुआ? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं कि मैंने आपकी तलवार तोड़ दी और आपको सदमा लग गया? हाँ। जिस पे डिवाइन एम्पर हंसता है और कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, असल में बीते सालों में मैंने काफी सारे हर्ब्स को ट्राई किया है और उसके अंदर जो टॉक्सिक थी ना वो बुढ़ापे में इतने सालों बाद अपना असर दिखा रही है, जिसके चलते मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं और बहुत ही जल्द मेरी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाएगी। जो सुन के तोबू को बुरा लगता है और तभी यहाँ पर डिवाइन एम्पर बताने लगता है कि चिंता मत करो, मैं वैसे भी 200 साल से ज्यादा तक जीता हुआ आ रहा हूँ और मुझे तो सालों पहले ही मर जाना चाहिए था, बस अपने आखिरी काम को अंजाम देने के बाद।
बाद और तभी वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने फिंगर्स को फेरते हुए कहने लगते हैं कि ये हेवन का ही विल है और हेवन अगर ऐसा चाहता है तो मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला। जिसके बाद वो तोबू को एक टोकन देते हुए कहने लगते हैं कि बच्चे मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मिराज टावर सिटी के लोगों की जान बचा लो। अब तो वो उस टोकन जैसी चीज को देखने लगता है। अब तभी यहाँ पे डिवाइन एम्पर अपने ब्लड का यूज करके बताने लगते हैं कि एक बार मैं मारा जाऊँ ना तो मुझे पूरा यकीन है कि जो वाटर क्लैन है वो मिराज टाउन सिटी के ऊपर हमला जरूर करेंगे। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने ब्लड के जरिए से उस लेटर को फिनिश करते हुए यहाँ पे तोबू को उसे दे देते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे तुम्हें बस इस लेटर और उस वुडन टोकन को ले जाना है और यूपिन माउंटेन के साउथ वेस्ट में एक आदमी तुम्हें मिलेगा जिसका नाम अजोर एम्पर है। तुम्हें उस तक ये डिलीवर करना होगा और उसे बताना कि अगले 7 दिन के अंदर तुम्हें इस जंग में शामिल होकर हमारे लोगों की जान बचानी है। अब यहाँ पे तोबू कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज को आप मेरे हवाले छोड़ रहे हो। जिस पे डिवाइन एम्पर कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल एक वेंडरिंग हीरो बनना है, लेकिन मेरी नजर से देखो तो तुम तो ऑलरेडी एक हीरो हो। जो समझ रही यहाँ पे तोबू भी हैरान था और तभी डिवाइन एम्पर बताने लगते हैं कि तोबू ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान क्या है, वो एक नॉर्मल भी हो सकता है या फिर एक कॉमनर भी, लेकिन इसका पैथ या फिर उसकी स्किल्स या फिर उसका टैलेंट उसे एक वेंडरिंग हीरो नहीं बनाता, बल्कि कुछ ऐसा अनोखा करके लोगों के दिल में जगह बना लेना और लोग उसे सालों साल तक याद रखे, यही होती है असली हीरो की पहचान। इसी के साथ वो लेटर देते हुए कहने लगता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम इनकार भी कर सकते हो, मैं तुम्हें एक लफ्ज नहीं कहूंगा। अब यहाँ पे तो वो थोड़ा सोचता है, लेकिन तभी एक लंबी सांस लेते हुए वो उसे अपने पास रख लेता है। ये देखकर यहाँ पे डिवाइन एम्पर कहने लगते हैं कि मुझे पता था कि मैंने गलत इंसान को चूज नहीं किया। इसी के साथ वो उसे 3 और किताबें देता है और कहने लगता है कि मैंने अपनी 300 साल की जर्नी में इस किताब को लिखा है और इसके अंदर टोटल 700 से ज्यादा माउंटेन्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और साथ ही 480 से ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी सिटीज के बारे में यहाँ जिक्र है और उनकी लोकेशन का भी मैंने मेंशन किया है। साथ ही इसके अंदर तुम्हें स्ट्रेंज फ्लावर्स से लेकर रेयर हर्ब्स, डीमंस और स्पिरिचुअल बीस्ट, इनके बारे में भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मान लो कि मेरा सारा नॉलेज मैंने इन 3 किताबों के अंदर समेट के रखा है और अगर तुम्हें कभी भी इसकी जरूरत पड़ती है या फिर कोई सवाल हो तो तुम इस किताब का सहारा ले सकते हो और अगर फ्यूचर में कभी तुम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो तो तुम वहाँ के नए चैप्टर्स को इसमें ऐड भी कर सकते हो। और अफसोस की बात है कि मेरे मरीडियंस खराब होने की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को तुम्हें पास डाउन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास जो 16 शेनलॉन्ग पिल्स है मैं तुम्हें दे सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रास्ते में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर उस किताब के साथ साथ तो वो उन पिल्स को भी अपने पास रख लेता है। इसी के साथ डिवाइन एम्पर बताने लगते हैं कि बस एक बात याद रखना कि ये जो शेंगोंग पिल्स है इनकी ताकत भले ही बहुत ही ज्यादा अजीम क्यों ना हो, लेकिन इन्हें बार बार कंज्यूम करना तुम्हारी अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अब तभी तो वो थोड़ा इमोशनल हो रहा था और उसे इमोशनल होता हुआ देख कर यहाँ पर डिवाइन एम्पर कहने लगते हैं कि बच्चे आखिर तुम रो क्यों रहे हो, इसमें रोने वाली क्या बात है। जिस पे तो वो कहने लगता है कि एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे पता है कि मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को खोने वाला हूँ और जिससे कि मैं शायद से इस जिंदगी में दोबारा कभी ना देख पाऊँ। जिस पे डिवाइन एम्पर बताने लगते हैं कि इस जिंदगी में मिलना बिछुड़ना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हवा की बहाव में उड़ते हुए बादल, जो कि एक बादल से दूसरे बादल की ओर मिलते और बिछड़ते रहते हैं। तो बताओ इसमें रोने जैसा क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे ही थोड़ी देर तक ये दोनों यहीं पे मौजूद रहते हैं और तभी तेज हवा का झोंका चलता है और डिवाइन एम्पर बताते हैं कि अब जबकि मैं अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि 100-200 साल तो ऐसे पलक झपकते ही बीत गए और अभी भी लगता है कि तांग वैली वाकई में बहुत ज्यादा दूर है। वूफ है और उससे जुड़ी जितनी भी फीलिंग्स और मेमोरीज है वो सब कुछ भी आज भी मेरे अंदर ताजा है, लेकिन लगता है कि आज भी मैं उसे भुला नहीं पाया। आज भी मैं इस मोमेंट में भी उसे सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। अब तभी वो तोबू को वो स्वॉर्ड देते हुए कहने लगते हैं कि बच्चे ये जो वूफेंग स्वॉर्ड है ना, इसे तुम्हें हमेशा हिफाजत के साथ रखना है और अगर फ्यूचर में तुम्हारी जर्नी में तुम कभी एक इमॉर्टल मेडन जिसका नाम कॉन्ग सांग है उससे मिलते हो तो मैं इस वूफेंग स्वॉर्ड को उसे रिटर्न करके मेरी मदद करना है, क्योंकि ये स्वॉर्ड असल में उसी से बिलोंग करती है। जिस पे तो वो मान जाता है और तभी डिवाइन एम्पर कहने लगते हैं कि बच्चे क्या तुम मेरे लिए इस पेड़ की एक टहनी को तोड़ के ला सकते हो। ये कहते हुए वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, जो सुनकर तो वो इमीडिएटली जाता है एक टहनी को तोड़कर जैसे ही लाता है तो वो पाता है उसका दोस्त ऑलरेडी पत्थर का बन चुका है, जो देखकर यहाँ पे तोबू को काफी ज्यादा झटका लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो जाता है और तभी यहाँ वो उस टहनी को उनके हाथ में थमाते हुए कहने लगता है कि मैं तोबू ही मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने दोस्त के दिए गए इस मिशन को कभी भी नहीं भूलूंगा। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिस्टीरियस सी लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौसम के इस बदलाव को ही देखे जा रही थी और कहीं ना कहीं उसे भी पता चल चुका था कि अब यहाँ पर जो शेंगोंग है वो नहीं रहा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मिस्टीरियस से लोगों को देखते हैं जहाँ पर इनका एक पूरा का
पूरा ग्रुप एक बहुत बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग थे। इनमें से 2 मास्क पहने हुए सोल्जर्स थे जो कि असल में इस गेट के गेट कीपर है। अब यहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला बंदा था जिसने की ब्लैक रॉब पहना था, वो यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ उस गेट के सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ट्रू गॉड को रिस्पेक्ट देता हूँ। यहाँ पे उसे देखा देख उसके जो चमचे होते हैं वो लोग भी यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने झुक जाते हैं। तभी गेट के उस पार से आवाज आती है और एक भारी आवाज इनके कानों में सुनाई देती है जो कि कहता है कि क्या उस ओल्ड शेंग नाम की कोई खबर मिली? आखिर वो कहाँ है, जिंदा भी है या मर गया? क्या किसी को इस बारे में कुछ पता है? जिस पे यहाँ पे इनका जो लीडर था वो कहने लगता है कि माफ कीजिएगा लेकिन हमने पूरे के पूरे ग्रेट वेस्टलैंड को पूरी तरीके से छान मारा लेकिन हमें उसका और उससे जुड़ी किसी चीज का भी कोई पता नहीं चला। जो सुनकर यहाँ पे इनका जो सो कॉल्ड ट्रू गॉड है वो कहने लगता है कि फिर तो बहुत अच्छा है, उसे ढूंढ ना पाना ये भी एक अच्छी खबर है। अब अगर तुम लोगों को ही वो कभी नहीं मिला तो फिर मिराज सिटी के लोगों को भी कभी नहीं मिल सकता। इसी के साथ वो बताने लगता है कि पहले अज़ोर एम्परर के अंडर में ही मिराज सिटी हुआ करता था, तो मुझे लगता है कि इस बार भी मिराज सिटी को बचाने के लिए अज़ोर एम्परर आ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द किसी को भेजो ताकि वो उसे अप्रोच करे। एक बार वो गिर जाए ना तो फिर मिराज सिटी को हम बस कुछ ही दिनों में निस्तनाबूद कर देंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मास्टर मैं आपकी बात समझ गया, मैं आज ही कुछ लोगों को यूपिंग माउंटेन की तरफ रवाना करता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर उसी मिस्टीरियस सी लेडी को देखते हैं जो कि इसी और देखे जा रही थी। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिराज सिटी का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग यहाँ आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मुझे पता था कि वो जो ब्लू विंग वाला सी ड्रैगन बीस्ट था ना वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। भला आज तक कोई चीज यहाँ पर नहीं आई और सडनली एक सी ड्रैगन बीस्ट आकर हम पे हमला कर देता है, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस वाली बात है। तभी यहाँ पे एक बंदा आगे आता है और कहने लगता है कि दुआन कुआन तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ इस मैटर के पीछे किसका हाथ है। हो ना हो ये असल में वही ओल्ड मॉन्स्टर जू और उसका सबॉर्डिनेट त्यान वो का ही काम होगा और मैं जानता हूँ कि वो लोग पीठ पीछे ही हमारे खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसके चलते वो लोग मिराज टावर सिटी को बस कैसे न कैसे करके डिस्ट्रॉय कर सके। अब तभी दुआन को कहने लगता है कि ऐसा कैसे कर सकते ये लोग, हाँ इन्हें क्या लगता है कि डिवाइन एम्परर यहाँ पे नहीं है तो इनके मन में जो आएगा ये वो करेंगे। जिसपे ये जो दूसरा बंदा जिसका नाम सॉन्ग यीजी है जो कि असल में मिराज टावर सिटी का डेप्यूटी लॉर्ड है, वो बताने लगता है कि जो वाटर क्लैन है वो बीते कुछ दशकों में बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो चुकी है, वो अपनी मनमानी करने पे उतर आई है और उन लोगों ने तो गोल्ड वुड वाटर अर्थ फायर इन सारे ट्राइब्स को भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा है कि ये लोग वॉर से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और जो वुड क्लैन के जो ग्रेट एम्परर हैं वो फिलहाल के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में है और वही हमारी आखिरी उम्मीद थे। और रही बात हमारे अपने डिवाइन एम्परर की तो उनका तो हमें कुछ पता भी नहीं। अब तभी यहाँ पर दरवाजा खोलते हुए कुछ लोग आ जाते हैं और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये सब बातें साइड में रखो, अगर तुम लोगों को जवाब देना ही है तो पहले मुझे जवाब दो कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी कि हमारे चाओ यांग वैली की स्कैर्ड गार्डियन बीस्ट को तुम लोगों ने मार दिया, हमें इसका हिसाब चाहिए और मिराज टावर सिटी को तो इसका जवाब देना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वाटर ट्राइब इस बात का ऐसे ही जाने देगा, उनके पास कोई भी नहीं कि जो इस मुद्दे को उठाया। यहाँ पे दुआन यूकई कहने लगता है कि तुम लोगों की गलती है कि तुम्हारे उस वाटर ड्रैगन ने सबसे पहले हम पे हमला किया, तो तुम लोगों को सबसे पहले अपनी गलती माननी चाहिए और ये कोई आज की बात नहीं है, 1 महीने पहले से ही हम इस चीज को बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। जब तुम्हारे उस ड्रैगन ने एक एक करके हमारे लोगों को हंट करना शुरू किया, हमने फिर भी इस बात को जाने दिया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गया तो हमने भी उसे मार के साबित कर दिया कि मिराज टावर सिटी कभी भी ऐसे वायलेंस को टॉलरेट नहीं करेगी। और तभी हमें बताया जाता है कि असल में चाओ यांग वैली का ये यंग सिटी लॉर्ड है और जिसका नाम शीशी यांग है। यहाँ पे चियू बताने लगता है कि तुम्हारे इस ड्रैगन ने जानबूझकर हमारे लोगों और हमारे जितने भी आसपास के इलाके हैं उस पर हमला किया, तो ये जाहिर था कि हमें उसे स्लॉटर करना पड़ा। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रीजन है कि जिसके चलते तुम यहाँ पर हमसे सवाल जवाब करने के लिए आ गए। कि तभी यहाँ पे लॉर्ड की बताने लगता है कि चियू उस ड्रैगन को क्याओ यू के द्वारा अकेले निपटाया गया है, उसे क्याओ यू ने अकेले अपने दम पे मारा है, इसका हमारे मिराज टावर सिटी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो शीशी लेंगे वो इनकी तरफ एक लेटर को थ्रो करते हुए कहने लगता है कि मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ बहस करूं, मुझे बस इस मैसेज को डिलीवर करना था और जो कि एक वॉर डिक्लेरेशन है और तुमसे अगली मुलाकात मेरी बैटल फील्ड में होगी। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। कि तभी यहाँ पे दुआन यूकाई कहने लगता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा फादर ओल्ड मास्टर जू के साथ चाहे जितना मर्जी प्लानिंग क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी भी अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो सकता। तुम्हारा फादर और उस ओल्ड मॉन्स्टर जू का हम वो हशर करेंगे कि तुम्हें याद रहेगा। जिस पर शीशी लंग कहने लगता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर क्याओ यू का एक पालतू है और मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो। तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि अच्छा तुम्हारी इतनी मजाल, हाँ अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे साथ माउंट यूपिंग में चलो बिना ग्रीन एम्परर के, और फिर मैं दिखाता हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। चिंता मत करो, अज़ोर ड्रैगन एम्परर हमारे बीच में दखल नहीं देगा। जिस पे यहाँ पे शीशी लैंग जाने लगता है और कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? चिंता मत करो, हमारी अगली मुलाकात
माउंट यीपिंग पे ही होगी। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर उसी माउंटेन टॉप का सीन देखते हैं जिसके ऊपर फिलहाल हमारा मेन कैरेक्टर तोबू इस वक्त चढ़ाई कर रहा था। वो काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था और उस व्हाइट ड्रैगन डियर के साथ इसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। पलक झपकते ये लोग माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और ये लोग बैम्बू फॉरेस्ट से होते हुए फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक काफी मधुर सी धुन सुनने को मिलती है और तभी इनके सामने एक लेडी जो कि हवा में फ्लोट करते हुए फ्लूट बजा रही थी और इसकी धुन से ये लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो धुन थी ये काफी ज्यादा फेमिलियर थी, जिससे सुनते साथ ही यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन डियर से तोबू कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये धुन कुछ सुनी सुनी सी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि इससे पहले मैंने इस धुन को कहीं पे सुना है। और तभी उसे याद आता है, वो कहने लगता है कि अरे हाँ, सीनियर शेंगोंग भी बिल्कुल ऐसे ही धुन को बजाया करते थे और मरने से पहले आखिरी बार मैंने उन्हें यही बजाते हुए सुना था। अब तभी वो अपने पास से उसी बैम्बू फ्लूट को बाहर निकालता है और वो भी इसे बजाने लगता है, जिसके चलते जैसे ही वो डिवाइन एम्पर की याद में उस फ्लूट को बजाता है ना, तो यहाँ पर जो धुन वो निकालता है उस धुन की वजह से यहाँ पर जो जेड स्लिट था अचानक से इसके ऊपर एंशिएंट टेक्स्ट उभरने लगते हैं, जो कि मानो यहाँ पे इसकी धुन के साथ रेजोनेट कर रहे हो। और ऐसे ही आसपास के जितने भी यहाँ पे जेड स्लिप्स थे उन सभी से ये जो टेक्स्ट है ये गोल्डन कलर के उभरने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे जैसे डस्ट पार्टिकल बनकर सीधा उसी लेडी की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख कर वो उस फ्लूट को बजाना छोड़ देता है और तभी हम देखते हैं कि वो जो लेडी थी जो कि इस फ्लूट को बजा रही थी वो भी अब इसी की ओर आने लगती है, जिसका नाम फेरी गुई है और ये असल में वो ट्राइब की सेंट्रेस है। और यहाँ वो बताने लगती है कि ये धुन ये तो फ्लीटिंग स्प्लेंडर सॉन्ग की धुन है ना, ये उसी का एक नोट है जिसे कि तुमने अभी अभी प्ले किया। यंग मास्टर, एक बात बताओ, आखिर तुमने इसे कहाँ पे लर्न किया? यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फेरी को देखकर जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे तो वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। साथ ही वो पैनिक कर जाता है और उसके हाथ से बांसुरी छूट जाती है और तभी फेरी गुई उसे उसकी फ्लूट वापस देती है और जिसके बाद वो पूछने लगती है कि बताओ आखिर तुमने कहाँ पे सीखा? जिस पे वो बताने लगता है कि असल में मैंने मेरे एक पुराने सीनियर को ये उनके अंतिम वक्त में बचाते हुए देखा था जब वो मौत के मुंह में थे। अब ये सुनकर यहाँ पे वो फेरी कहती है कि आखिर उनका नाम क्या है? जिस पे तो वो बताने लगता है कि उनका नाम सीनियर शेंगोंग है। अब यहाँ पे जैसी शेंगोंग नाम वो सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अगले ही पल यहाँ उसे तोबू के पास वो स्वॉर्ड नजर आती है, जिसे कि वो जैसे अपने पास लेती है तो उसके ऊपर फिंगर फेरते साथ ही उसे अपना नाम नजर आता है और उसे वो पल याद आता है जब उसने ये जेड स्वॉर्ड उसे गिफ्ट किया था और जिसे चलाते साथ ही उसने ही यहाँ पर इन एंशिएंट टेक्स्ट को लिखा था, जो कि यहाँ पर उसकी फ्लूट के उस सॉन्ग के उस नोट के साथ रेजोनेट करने लगे थे। अब तभी ऐसी कहानी आगे बढ़ती है और तभी यहाँ पे जो वो ट्राइब का जो एल्डर है वो बताने लगता है कि जो होली मैडन है ना 5 ट्राइब्स की, वो कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं कर सकती और इस रूल को कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता और जो भी इस रूल को डिफाइन करने की कोशिश करेगा उसे तांग वैली से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और एक कैदी की तरह वहाँ पे रखा जाएगा। अब तभी हमें उस पैरी को दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट रियलम में है और जिसे कि लोग बंदी बनाने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं खुद अपना रास्ता जानती हूँ, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे शेंगोंग उसे जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसके हाथों में वही जेड फ्लावर ट्री का एक ब्रांच होता है जो कि जाते हुए वो शेंगोंग के हाथों में छोड़ जाती है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों का ध्यान उनकी ओर जाता है और वो बताने लगता है कि ये पूरा का पूरा जो टेरिटरी है ये असल में मेरे फादर के अंडर में आता है, यानी कि आप लोगों के लॉर्ड त्यानवू के अंडर में। और आज मैं यहाँ पर ग्रीन एम्पायर से बात करने के लिए आया हूँ। अब तभी यहाँ पे वो जो फेरी है वो समझ आती है कि ये लोग वाटर ट्राइब के लोग हैं। बेहतर यही होगा कि इससे पहले ये लोग हमें डिस्टर्ब करे, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब तभी हम देखते हैं कि वो अपनी उसी जेड बेल को लेकर यहाँ से तोबू के साथ रवाना हो जाती है और तब जो शीशी लैंग है वो अपने साथियों के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था और उसका साथी कहने लगता है कि पर यंग मास्टर, हमें आज तक कभी भी ग्रीन एम्पायर के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चला। हो सकता है कि शायद अब वो यहाँ पे नहीं रहती हो और अगर हमें वो नहीं मिली तो फिर हमारा क्या होगा। अब हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम एल्डर केशादू है और वो यहाँ पर बार बार जो शीशी लैंग है उससे यही सवाल किया जा रहा था कि आखिर अब हम करे तो करे क्या। जिस पे वो बताने लगता है कि अगर हम ग्रीन एम्पायर को ढूंढने में असफल रहे तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर हम उसकी मदद नहीं ले सकते उसे ढूंढ कर तो फिर जो बाकी के मिराज सिटी के लोग हैं वो लोग भी उसे कभी नहीं ढूंढ सकते, ना उसकी मदद ले सकते हैं। अब इनके बंदे को निपटाते हुए दुआन को यहाँ पे आ जाता है। वो कहने लगता है कि हाँ तो यंग मास्टर, तुम्हारी तो बहुत जुबान चल रही थी ना, क्या हुआ? लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर वक्त से पहले ही आ जाओगे। ये देखते साथ ही यहाँ पे शीशी लैंगे अपने वेपन को निकाल लेता और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की भी मैं दाद देता हूँ कि तुम वो ट्राइब के अंदर ऐसे ही आ गए। और तभी यहाँ पर दुआन कोई उसकी बात को इग्नोर करते हुए यहाँ पर इस वैली में चिल्लाते हुए कहता है कि दुआन कोई जो कि मिराज टावर से बिलोंग करता है, मैं यहाँ पर ग्रीन एम्पायर से हमारी मदद के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे वो ये बात 2 बार रिपीट करता है, लेकिन सामने से मेंशन में से कोई भी जवाब नहीं आता,
जिसे सुनकर यहाँ पे जो शीशी यांग है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे लोगों ने हमारे ट्राइब के उस ड्रैगन को मार दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देंगी? ग्रीन एम्पर सिर्फ हमारा ही साथ देंगी और तुम जैसे लोगों और तुम्हारे ट्राइब के लोगों को भी वो मिटा के रख देंगी। जिस पे यहाँ पे दुआन कोई कहने लगता है कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका साथ देता है, लेकिन तुम्हारे जैसे वाटर डीमंस के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिन कांग यांग के नक्शे कदम पे चल पाओगे? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शीशी यांग कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रीन एम्पर का नाम लेने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मेंशन के अंदर जो तोबू है और वो जो फेरी है वो दोनों यहाँ पे मौजूद थे। अब तभी यहाँ पे दुआन कोई बार बार कहने लगता है कि लिन कांग यांग बाहर निकलो, बीते 30 सालों में तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? आज तुम्हारा पुराना दोस्त तो तुमसे मदद मांगने आया है, तुमसे मिलने आया है और तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि तुम हमारे बीच जो पुराना स्कोर है उसे बराबर नहीं कर पाओगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? अभी यहाँ पे जो शीशी लैंग था वो अपने वेपन को नीचे गिराते हुए कहने लगता है कि लगता है कि आज तुम मर के ही मानेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऐसे बार बार बदतमीजी के साथ बात करने की? यहाँ पे दुआन कोई उसकी हिम्मत को देखकर कहने लगता है कि मेरे सामने ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तो भी तेरे बाप त्यान वो जैसा ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इस मौके पे अपना चौका मारने के लिए जो शीशी लैंग है वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ सामने की ओर झुक जाता है। कहने लगता है कि ग्रीन एम्पर, उम्मीद करता हूँ कि आप हक का साथ देंगी और हमारी मदद करेंगी। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि हमारे लोगों ने इस वॉर को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा बुली किया, यहाँ तक कि हमारे के ड्रैगन को भी इन लोगों ने मार दिया, तो हमें तो उसका इंसाफ चाहिए ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रीन एम्पर प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। ये कहते हुए वो यहाँ चुपके से अपने लोगों को इशारा करता है और यहाँ उसके लोग सीधा दुआन कोई के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर दुआन कोई कहने लगता है कि ओ तो तुम लोग एक के अगेंस्ट इतने सारे लोग मिलकर लड़ने वाले हो, लड़ो लड़ो, क्योंकि मोरालिटी के नाम पर तो तुम लोग धब्बा हो, तुम लोग इससे ज्यादा और कर ही क्या सकते हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शीशी लैंग भी अपने पावर्स को गैदर करता है, जिसके बाद वो अपने फैंटम लाइटनिंग सर्पेंट नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पर एक जायंट से सर्पेंट को हम देख पाते हैं जो कि दुआन कोई के ऊपर हमला कर देता है। एक तरफ दुआन कोई के ऊपर ये सारे लोग हमला करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो जो जायंट सा फैंटम था ना सर्पेंट का, वो भी उसके ऊपर दे दनादन हमले पे हमला किए जाता है। यहाँ पर दुआन कोई के लिए फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये जो सर्पेंट था ये लिटरली इसे दौड़ा के रख देता है, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ ये पहुंच जाता है, जिसके चलते अब यहाँ पर इसके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दुआन कोई तो अलग ही सैवेज मोड में था। वो लिटरली यहाँ पे इनसे फाइट करते हुए बार बार ग्रीन एम्पर से कहने लगता है कि तुम नहीं निकलोगे ना बाहर, तुमने मुझे अकेले इन डीमंस के अगेंस्ट छोड़ दिया, जबकि तुम अच्छे से जानती है कि कौन हक पर है और कौन नहीं। अब तभी यहाँ पे जो शीशी लैंग था वो वापस से अपने फैंटम को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके अटैक से बचते हुए यहाँ पे दुआन कोई वापस से कहता है कि अगर तुमने आज कोई भी हरकत नहीं की तो डिवाइन एम्पर तो तुम्हारा बाद में कुछ बिगाड़ेगा, पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं जो कहता हूँ मैं उसे करके दिखाता हूँ। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर से जो वो व्हाइट फेरी थी वो यहाँ पर तोबू को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है जरा यहाँ आओ। अब यहाँ पर वो जैसे इसके पास आता है तो वो उसे कहने लगता है कि आप मुझे तोबू कह के बुला सकती है। और तभी यहाँ पे जो व्हाइट फेरी थी वो उस जेड स्वॉर्ड को अपने हाथों में उठाती है और कहने लगती है कि डिवाइन एम्पर अब गुजर चुका है और अब उसके जाने के बाद ये जो 5 डिवाइन क्लाइंट्स और जो बाकी के सिटीज हैं ये वापस से बहुत ही ज्यादा क्योटिक सिचुएशन में जाने वाली है और इनके बीच एंडलेस वार छिड़ जाएगी, और जो कि वो कभी नहीं चाहता था। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि तभी तो वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या डिवाइन एम्पर, वो डिवाइन एम्पर है? आपका मतलब वो ओल्ड सीनियर जिन्होंने कि मुझे ये स्वॉर्ड दी वो असल में एक डिवाइन एम्पर है जो कि इस पूरे वर्ल्ड पे रूल करते थे? जिसमें यहाँ पे व्हाइट फेरी कहने लगती है कि क्या तुम्हें उनके आइडेंटिटी का नहीं पता? फिर भी तुमने उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठा लिया। जिसके बाद वो उस तलवार को उसकी तरफ आगे करती है और कहने लगती है कि उन्होंने मरने से पहले अपनी इस आखिरी इच्छा को तुम पर सौंपा और ये स्वॉर्ड तुम्हें ग्रीन एम्पर को देने को कहा था, है ना, ताकि वो मिराज टावर पे होने वाले इस वॉर को रोक सके। जिसपे वो कहने लगता है कि असल में उन्होंने मुझसे कहा था अजोर एम्पर को ढूंढना है। फेरी बताती है कि बात एक ही है और फिलहाल के लिए ग्रीन एम्पर इस वक्त माउंट हीपिंग के ऊपर मौजूद नहीं। जिसपे तो वो कहने लगता है कि क्या आप जानती है कि आखिर वो कहाँ गए हैं? जिसपे वो अपने फिंगर को ऊपर उठाती है और कहने लगती है कि ये जो बंदा तब से बोले जा रहा है इसका नाम है दुआन यूकाई, जो कि मिराज टावर सिटी का एक मैसेंजर है। तो अब तो तुम समझ ही गए होगे कि आखिर ये मामला कितना ज्यादा सीरियस है। तो अब तुम बताओ कि आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो? अब दुआन कोई तो बार बार अजोर एम्पर को आवाज देने लगता है और कहने लगता है कि बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, इतनी ताकत को लिए बैठे हो लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या अकेले मरना है वहाँ बैठे बैठे? अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शीशी लैंग था वो यहाँ अपने उसी पाइथन के जरिए से उसे चारों ओर से जकड़ लेता और कहने लगता है कि अब तो यहाँ से बच के नहीं जाएगा।
और यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उस पाइथन की जो ग्रिप है वो और ज्यादा टाइट होने लगती है और उसकी सांसें और ज्यादा टाइट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसका दम घुटता है वो अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि मेरे हाथों में मेरे लोगों की जानें हैं जिन्हें कि मुझे हर हाल में बचाना है। अगर मैं आज यहाँ पर ऐसे ही मर जाता हूँ तो फिर उनकी जानों का क्या, उन्हें कौन बचाएगा, उन्हें कौन इंसाफ दिलाएगा। अगर मैं आज ऐसे ही अपनी जान को सैक्रिफाइस कर देता हूँ तो फिर मैं मरने के बाद अपने लोगों को क्या शक्ल दिखाऊंगा। यहाँ पे ये कहते हुए वो अपनी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन आर्ट को अनलीश करता है जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली वो जो यहाँ पे फैंटम बना था ना उस पाइथन का वो भी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है, जो देखते साथ ही या आसपास के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो जो टेंटिकल्स थे वो ग्रीन कलर की वाइन्स वो सीधा यहाँ पर शीशी लांग को घेर लेती है, लेकिन शीशी लांग जैसे तैसे करके उससे बच जाता है। अब सभी लोग कहते हैं कि हमें हमारे यंग मास्टर को बचाना ही होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दुआन कोई कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए आज ये नहीं बचने वाला। और तभी वो अपनी द 10,000 रिंग वाइन्स नाम के टेक्निक को अनलीश करता है, जहाँ वो जो सारे के सारे टेंटिकल्स थे ना वो यहाँ पर लिटरली यंग मास्टर के पेट को ऐसे भेदने वाले थे, पर पलक झपकते वो यहाँ से डॉज करते हुए एक बहुत बड़े से पिलर के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। इस दौरान इस डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करने के चलते दुआन कोई को बैकलैश भी होता है, जिसके चलते वो खून की उल्टियां करने लगता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीछे के लोग थे वो सब के सब दुआन कोई के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाते हैं। अब तभी ये देखते साथ ही तो वो इमीडिएटली फेरी सिस्टर से कहने लगता है कि प्लीज प्लीज उसकी मदद कीजिए, जिस पे वो कहने लगती है कि वो ग्रीन एम्पर के साथ काफी रूडली बात कर रहा था। दुआन यूकाई वाकई में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, उसे थोड़ी सजा मिलने दो जिसके बाद मैं सोचूंगी कि आखिर इसका करना क्या है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शीशी लांग था वो अपने वापस से उसी पाइथन के फैंटम का यूज करता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान चारों ओर से लोग भी दुआन कोई को धर लेते हैं और एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो तलवार उसकी गर्दन तक पहुंचने वाला था अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, वो सभी से कहता है स्टॉप। अब तभी हम तोबू को देखते हैं जो कि फेरी सिस्टर से कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन वो ओल्ड सीनियर या फिर मैं ये कहूँ डिवाइन एम्पर, उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मुझे हर हाल में उनके मिराज टावर को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ तक कि उनके लोगों को भी, तो मुझे तो इंटरफेयर करना ही होगा। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन एम्पर का रेजिडेंट है उसके अंदर से आवाज आई थी, तो यहाँ मौजूद हर कोई सीधा उसी मेंशन की ओर देखने लगता है कि आखिर किसने ये आवाज दी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शीशी लांग था और जो उसका सबॉर्डिनेट थे वो सभी लोगों को यही लगता है कि शायद ये ग्रीन एम्पर ही होंगे। तो यहाँ पर वो रिस्पेक्ट के साथ बात करना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली ग्रीन एम्पर, मुझे लगता है आपने अपना मन बना लिया है और अब आप हमारा यानी कि सही का साथ दोगे, तो बताइए आखिर आपका ऑर्डर क्या है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारे तोबू की कहानी, जहाँ पे वो ग्रीन एम्पर बन के एक्ट करने लगता है और कहता है कि ठीक है सबसे पहले उस आदमी को अंदर भेज दो, इसके बाद इसका क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले इस वीडियो पे तुम्हें फटाफट से 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे करने होंगे, जिसके बाद तुम्हें नेक्स्ट वीडियो फटाफट से देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।